गुफा पढ़ रहे थे और अजंता की गुफाओं में हम चित्र पढ़ रहे थे। तो चित्र में कौन सी गुफा पढ़ रहे थे? तो गुफा संख्या 1 पढ़ रहे थे। और गुफा संख्या 1 में इससे पहले हम लोग नंद तथा सुंदरी की कथा पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे महाजनक जातक की कथा। ठीक है, तो महाजनक जातक की कथा में देखिए क्या चित्रित है। इस गुफा की बाईं भित्ति पर, इस गुफा की बाईं भित्ति पर यानी जब गुफा में प्रवेश करेंगे तो कहाँ पर? बाईं तरफ यह कथा अंकित है। ठीक है, यह कथा अंकित है। ठीक है, कथा में दिखाया क्या गया है? तो चित्र के प्रथम दृश्य में, चित्र के प्रथम दृश्य में ठीक है, चित्र के प्रथम दृश्य में राजकुमार महाजनक किसी वार्तालाप में लीन है। तो महाजनक किसी देश पर आक्रमण करने, किसी देश पर आक्रमण की योजना पर अपनी माँ से विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आक्रमण करने की योजना पर अपनी माँ से विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श कर रहे हैं। यानी कि महाजनक हैं, राजा हैं, और अपनी माँ से किस चीज़ में? किसी देश पर आक्रमण के बारे में, मतलब उनसे मंत्रणा करना है कि माँ कैसे क्या है या यहाँ करना है, तो उस चीज़ का विचार विमर्श कर रहे हैं। राजकुमार एवं उनकी माँ के चारों ओर, राजकुमार व उनकी माँ के चारों ओर कौन होंगे? सैनिक। चारों ओर अनेक परिचायिकाएं विभिन्न मुद्राओं में अंकित हैं। अनेक परिचायिकाएं विभिन्न मुद्रा में अंकित है। मुद्रा पैसे वाली नहीं है, ठीक है। हाँ, मुद्रा का मतलब होता है अलग अलग अवस्था में खड़ी है। ठीक है, यहीं पर कुछ हटकर नृत्य वादन का दृश्य, यानी थोड़ी दूर पर या थोड़े चित्र में दिखाया गया है, थोड़ा सा हटाकर बनाया गया है। तो यहीं पर कुछ हटकर या थोड़ी दूर पर भी आप समझ सकते हैं, कुछ हटकर नृत्य वादन का दृश्य अंकित है या बना है। ठीक है, अंकित है। ठीक, इसके बाद बीच में मुकुट युक्त नर्तकी, उसके बीच में मुकुट युक्त नर्तकी का मतलब है जो नाच गाना करती है, उसने क्या पहन रखा है? मुकुट। नर्तकी गतिमय मुद्रा में है, गतिमय मुद्रा में है, यानी कि वो डांस कर रही है, ऐसी मुद्रा उसकी दिखाई गई, गतिमय मुद्रा में है। तथा उसके परिपार्श्व में एक सुंदर स्त्री, तथा उसके परिपार्श्व में, अच्छा परिपार्श्व का मतलब कोई बताएगा? परिपार्श्व में, सोचो फिर बताओ। उसके परिपार्श्व में एक सुंदर स्त्री, सोचिए जल्दी बताइए। परिपार्श्व में एक सुंदर स्त्री
बड़ी सुंदर है, सुंदर स्त्री। गायिकाएं, वाद्य यंत्र, गायिकाएं, गायिकाएं, वाद्य यंत्र, गलत सही कुछ भी तो बोलिए, या वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाई गई हैं। बजाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाई गई हैं। दर्शाई गई हैं। परि माने होता है क्या? परि माने होता है चारों ओर। पार्श्व माने क्या होता है? पीछे। हाँ, उसके चारों तरफ पीछे से दर्शाई गई है। ठीक है, तो वाद्य यंत्र बजा रही, वाद्य यंत्र में क्या क्या बजाया है? तो मृदंग, ठीक है, मृदंग, और क्या बजा सकती हैं? मृदंग, मंजीरे व वेणु। मृदंग, मंजीरे व वेणु। वेणु माने क्या होता है? पास खड़ी अन्य युवतियां, सोचिए फिर बताइए। पास खड़ी अन्य युवतियां, बातें नहीं, अन्य युवतियां क्या कर रही हैं? नृत्य वादन का आनंद ले रही हैं। नृत्य वादन का आनंद ले रही हैं। आनंद लेते हैं आप? हाँ, तो ये लोग भी ले रही हैं, यानी कुछ स्त्रियां या गायिकाएं बनाई गई हैं, जो युवतियां खड़ी हैं, जो नृत्य वादन का आनंद ले रही हैं। आगे की ओर सेना का प्रयाण है। आगे की ओर सेना का प्रयाण है। प्रयाण का मतलब है सेना है, ठीक है। दिखाया गया है, जो कि दिखाया गया है, जो कि जुलूस के रूप में है। जो कि जुलूस जैसा दिखाया गया ना, जैसे जुलूस निकल रहा हो, जो कि जुलूस के रूप में द्वार से बाहर निकल रहा है। जो कि जुलूस के रूप में द्वार से बाहर निकल रहा है। किसी को पता? वेणु माने होता है घुंघरू, बजाते हैं ना ऐसे ऐसे, वही है वेणु, ठीक है। चलिए, तो ये दृश्य बना हुआ है। इस गुफा में जैसे ही प्रवेश करेंगे, बाईं ओर अंकित किया गया है ये महाजनक जातक की कथा। चित्र के प्रथम दृश्य में राजकुमार महाजनक किसी देश पर आक्रमण करने की योजना पर अपनी माँ से विचार विमर्श कर रहे हैं, ऐसा एक दृश्य बना है। फिर राजकुमार अपनी माँ के और उनके चारों ओर परिचायकें खड़ी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ वो राजा, यानी होता है ना माँ के महल या अलग अलग बने होते हैं, तो वहाँ पे परिचायिकाएं खड़ी हैं, ठीक है। उसी मुद्रा में अलग अलग दिखाया गया। यहीं पर कुछ हटकर यानी थोड़ी दूर पर एक नृत्य वादन का दृश्य भी अंकित है, जिसमें बीच में एक मुकुट युक्त नर्तकी, यानी होता है ना कि बहुत सारी नर्तकियां हैं, लेकिन जैसे हीरोइन नाच रही थी, हीरोइन के साथ साथ क्या होते हैं, साइड हीरोइनें भी होती हैं या साइड डांसर भी होते हैं, तो उसी तरह साइड डांसर हैं उसके पास। परिपार्श्व यानी उसके चारों तरफ सुंदर गायिकाएं वाद्य यंत्र बजा रही हैं, यानी वो डांस करेगी, बाकी सब वाद्य यंत्र बजा रही हैं, ऐसा दर्शाया गया है। वाद्य यंत्र में मृदंग, मंजीरे, वेणु जैसी चीजें दिखी। पास खड़ी हैं कुछ अन्य युवतियां जो नृत्य वादन का आनंद ले रही हैं। आगे की ओर प्रयाण दिखाया गया है कि जैसे कि यानी सेना का प्रयाण दिखाया गया है कि सेना निकल रही है, ऐसा जुलूस द्वार से बाहर निकलते हुए दर्शाया गया, ठीक है। यहीं पर एक दूसरा दृश्य, यानी इसी के आगे की कहानी को देखिए। मृदंग होता है जैसे कि ढोल होता है ना, ऐसे इस करके बजाया जाता है, उसे कहते हैं मृदंग, ठीक है। इसके बाद निकट जेतवन का दृश्य दिखाया गया। इसी के पास निकट जेतवन का दृश्य
दिखाया गया है। ठीक है, वन का दिखाया गया है, यानी वन का चित्रण किया गया है, जहां सन्यासी प्रवचन कर रहे हैं, जहां सन्यासी प्रवचन कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो अपने साथ बैठे लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे होता है ना प्रवचन देना, सुना रहे हैं। तो युद्ध के पश्चात राजकुमार विरक्त हो गए। युद्ध के पश्चात राजकुमार विरक्त हो गए। विरक्त का मतलब है मन न लगना ना किसी चीज में, और उन्होंने वैराग्य ले लिया, और उन्होंने वैराग्य ले लिया। ठीक है, यानी जब वो युद्ध लड़ने गए, एक जेतवन दिखाया, वहाँ प्रवचन चल रहा था, वहाँ से वो गुजर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने इससे पहले की कथा में युद्ध लड़ा है, तो उनका जो है मन विचलित रहा होगा, जिस कारण से कि मारना काटना ये सब चीज़ें सही नहीं है, ऐसे हो सकता है उनका मन न लगा हो। तो जब उन्होंने सन्यासियों की ये प्रवचन की स्थिति को देखा, तो वो उस अपने राज्य कार्य से विरक्त हो गए, यानी मन न लगना, विरक्त हो जाना, उस चीज़ से हट जाना। और उन्होंने उसके बाद क्या किया, जब मन नहीं लगा तो उन्होंने वैराग्य ले लिया। वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ दिया और बौद्ध भिक्षु बन गए। ये सीधी सी बात जानिए। ठीक है, उसी के प्रतीक के रूप में यह वन दिखाया गया। उसी के प्रतीक के रूप में यह वन दिखाया गया। ठीक है, यानी राजा को ही वही दर्शाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। इससे आगे पुनः सेना का प्रयाण सागर पार, यानी तुरंत उसी के आगे दिखाया गया है। इससे आगे पुनः सेना का प्रयाण, यानी पूरी सेना की खेप को ही बोलते हैं प्रयाण, सागर पार करने तथा सागर पार करने तथा नौकाएं टूटने का दृश्य दिखाया गया है। तथा नौकाएं टूटने का दृश्य दिखाया गया है। ये थी महाजनक जातक की कथा या कहानी। ठीक, जिसमें राजा को महाजनक यानी बोधिसत्व को एक तरीके से दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट चित्र कौन सा है, गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 का दूसरा चित्र है अवलोकितेश्वर है ना, बोधिसत्व। ठीक, इसकी कहानी क्या है, इस गुफा की बाई भित्ति पर, ये भी कहाँ बना है, तो ये बाई भित्ति पर बना हुआ है, गुफा की बाई भित्ति पर बना है। क्या दिखाया गया है इसमें, तो बाई भित्ति पर बीच बीच में किसका चित्र है, बीच बीच में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के यानी किसके, भगवान बुद्ध के उत्कृष्ट चित्र अंकित हैं। उत्कृष्ट चित्र अंकित हैं।
यानी उत्कृष्ट चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, चित्रकार ने चित्र में असीम दया एवं करुणा, यानी जो चित्रकार चित्रित किया है इसको, चित्रकार ने चित्र में असीम करुणा दया, क्योंकि बुद्ध जी का है, जाहिर सी बात है, तो असीम करुणा दया एवं हाँ, करुणा दया को व्यक्त किया है, ऐसे लिख लीजिए, व्यक्त किया है, बस इतना ही रखिए। ठीक है, यानी ये जो अवलोकेतेश्वर बुद्ध है, इनकी फ़ोटो देखिएगा निकाल के बुक में या गूगल में, तो इनकी जो इस मुद्रा में बना हुआ दृश्य है, ये बीच बीच में भित्ति की दीवार पर बने हैं लगातार, थोड़ी थोड़ी दूर पे। ठीक है, ये भगवान बुद्ध का ही एक रूप है जो अपनी मुद्रा अवस्था में बैठे हैं। इसके बाद है नागराज सभा। नागराज सभा, कभी कभी जबान ज़्यादा लड़खड़ाती है। नागराज सभा, ठीक है। अब इसकी कहानी देखते हैं, ये भी कैसे बना है, तो ये भी बाईं भित्ति पे बना है गुफा की। ठीक है, अब इसमें दिखाया गया है नाग राजा की सभा अंकित है, यानी एक नागराज हैं, उनकी सभा की पूरी कहानी है। ठीक है, कहानी में क्या है, तो नाग राजा की सभा में, नागराज की सभा में, ठीक, सभा है, उसमें नागराज की सभा में, जिसमें नृत्य दरबारी ठीक नृत्य करता है, और दरबारी जो राज दरबार में बैठते हैं, चहल पहल और राजसी चहल पहल और राजसी ठाट बाट जानते हो क्या? ठाट बाट को सुंदरता से दर्शाया गया है, को सुंदरता से दर्शाया गया है। अरे शानो शौकत, ठीक, वही ठाट बाट को दर्शाया गया है। राज दंपत्ति जो बैठी हैं, राज दंपत्ति कौन होती है बताइए जरा, राज दंपत्ति बताइए। राज दंपत्ति के पीछे चवर्ण धारणी राजा की पत्नी को कहते हैं। ठीक है, चवर्ण धारणी बड़ी ही मनोरम मुद्रा में अंकित हैं। चवर्ण धारणी बड़ी ही मनोरम मुद्रा में अंकित हैं। देखिए, राज दंपत्ति का मतलब है उस राज्य में जो राजा की दंपत्ति हैं वो बैठी हैं, और जो चंवर धारणी कोई बताएगा ये क्या है, क्या करते हैं? हाँ, जो पंखा लिए खड़ी रहती हैं, एक तरीके से पर वाला भी दिखाते हैं और ऐसा भी, उसी को हम कहते हैं चंवर धारण, है ना, ऐसे ऐसे चलाया करते हैं। मेन तो वही होती है जो बाल जैसी होती है, उसी को चंवर धारण कहते हैं। ठीक है, तो ये थी नागराज सभा का दृश्य। ठीक है, इसके बाद नागराज शंखपाल जातक कथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागराज शंखपाल, हम चीज़ों का अर्थ इसलिए बताते हैं कि याद रहे, कभी कभी ऑप्शन में चंवर धारणी पूछ लेता है क्या होता है, नेट के पेपर में आ चुका है। शंखपाल जातक, तो उसमें पूछा गया था चंवर धारण क्या है, 4 ऑप्शन भी थे।
इसमें शंखपाल की कथा है, यानी नागराज शंखपाल की कथा है। ठीक, इस कथा में है क्या, तो इसमें दिखाया गया है कि जो नागराज शंखपाल की कथा है, बोधिसत्व को नागराज शंखपाल की, यानी जो भगवान बुद्ध हैं बोधिसत्व है ना, जो भगवान बुद्ध हैं बोधिसत्व को नागराज शंखपाल, नागराज शंखपाल की योनि में जन्म लेकर, शंखपाल की योनि में जन्म लेकर, यानी भगवान बुद्ध नागराज शंखपाल की मुद्रा मतलब योनि में जन्म लेकर नागलोक का वैभव भोग कर लेकर, नागलोक का वैभव भोग कर पुनः, पुनः माने कोई बताएगा? हाँ, पुनः विरक्त हो जाने की कथा है, पुनः विरक्त हो जाने की कथा है। ठीक है, विरक्त हो जाने की कथा। इस चित्र में प्रवचन सुनती हुई, इस चित्र में प्रवचन सुनती हुई स्त्री, सुनती हुई स्त्री, ठीक है, सुनती हुई स्त्री या रमणी लिख लीजिए, स्त्री की जगह ना रमणी ज़्यादा अच्छा, रमणी, ठीक है, रमणी पीठ की ओर चित्रित है, पीठ की ओर, पीठ की ओर से चित्रित है। बोरिंग तो नहीं लग रहा? चित्रित है, जो अत्यंत भावपूर्ण मुद्रा में दिखाया गया, जो अत्यंत भावपूर्ण मुद्रा में दिखाया गया। देखिए ये कहानी क्या है, यानी बोधिसत्व भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने नागराज की यानी नागराज शंखपाल की योनि में पुनः जन्म लिया है ताकि वो नागराज बनकर नागलोक का पूर्ण वैभव भोग सके। ठीक है, वैभव भोगने के बाद फिर वो विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो गौतम बुद्ध हैं, वो बोधिसत्व ही हैं। ठीक है, तो वो फिर विरक्त हो जाते हैं, पुनः लिखा है ना भोग कर पुनः विरक्त हो गए, और जब विरक्त हो गए तो इस चित्र में भी प्रवचन देने लगे वो, और उस प्रवचन को सुनती हुई रमणी यानी जो रमण कर रही हूँ उसी चीज का सुनती हुई स्त्री को चित्रित किया गया, जो अत्यंत भावपूर्ण अवस्था में चित्रित की गई। ठीक है, कहानी पढ़ने का उद्देश्य हम फिर कह रहे हैं सिर्फ इतना है कि चित्र की अगर आप कहानी पढ़ें तो आप ऑप्शन बहुत जल्दी टिक कर लेंगे। तो यह चित्र किस गुफा से प्राप्त है? तो गुफा संख्या 1 से। इसके आगे बढ़ते हैं, चंपे जातक, ये बहुत पूछा जाता है। चंपे जातक कथा किस गुफा में अंकित है? तो गुफा संख्या 1 में अंकित है, और ये दीवार के किस ओर बना है? तो दीवार की दाहिनी ओर चित्रित है। ठीक है, जब गुफा में आप प्रवेश करेंगे तो गुफा के दाहिनी ओर की तरफ बना हुआ है। तो इसमें क्या है? एक जन्म में बोधिसत्व लिख लीजिए, चाहे भगवान बुद्ध लिख लीजिए, जन्म में बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व में चंपे नाग में, बोधिसत्व चंपे नाग, यानी अब चंपे नाग से इन्होंने जन्म, नाग की योनि में जन्म लिया, नाग की योनि में जन्म लिया, यानी फिर कौन से नौ नाग बन गए? चंपे नाग हुए ना, चंपे नाग की योनि में जन्म लिया।
वे मनुष्यों के संसार में तप करने आए थे। यानी किस रूप में? वे मनुष्य के रूप में संसार में तप करने आए थे। तो ऐसे लिख लीजिए, वे मनुष्य के रूप में संसार में तप करने आए। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, संसार में तप करने आए थे लिख लीजिए, आए थे लिख लीजिए पूरा, नहीं तो फिर आए का मतलब अभी हो जाएगा, आए थे। ठीक है, जब इस रूप में इन्होंने जन्म लिया और तप किया, तो आने के बाद क्या कहानी है? जहाँ एक सपेरे द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया, जहाँ एक सपेरे के द्वारा पकड़ लिया गया। आए तो बेचारे तप करने थे, लेकिन सपेरे ने पकड़ लिया। तो जब ये पकड़ गए तब क्या हुआ उसके आगे? जब वाराणसी के दरबार में सपेरा खेल दिखा रहा था, जब वाराणसी के दरबार में सपेरा खेल दिखा रहा था, भाई उनका काम ही था, इसी से क्या करते थे? धन अर्जन करते थे। दिखा रहा था तो चंपे की पत्नी की प्रार्थना पर, अब चंपे की पत्नी आ गई, चंपे की पत्नी की प्रार्थना पर अब वो प्रार्थना किससे करेंगी? प्रार्थना पर राजा ने नाग को सपेरे से मुक्त करा दिया। राजा ने प्रार्थना करने पर राजा ने सपेरे से नाग को मुक्त करा दिया। भाई राजा हैं, उन्होंने कहा होगा हम तुम्हें धन दे रहे हैं, तुम एक काम करो इन्हें मुक्त कर दो, और वो प्रार्थना कर ही रही थी उनकी पत्नी, अब मुक्त करा दिया। चंपे इस बात से कृतज्ञ हो गए। चंपे कौन? वही नाग। चंपे इस बात से कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञ का मतलब बताए कोई? कृतज्ञ हो गए, जल्दी कृतज्ञ का अर्थ बताइए। कृतज्ञ हो गए और राजा को लोक में ले जाकर, राजा को लोक में ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार किया। ठीक है, खूब आदर सत्कार किया, बताते हैं, आदर सत्कार किया। ठीक है, अब आदर सत्कार हो गया, हो जाने के बाद विपुल खजाना देकर उनको विदा कर दिया। विपुल खजाना देकर उनको विदा कर दिया। देखिए हुआ क्या? कृतज्ञ का मतलब है उनके ऋणी हो जाना, बहुत खुश हो जाना, है ना। हम कहते हैं आपने हमारे लिए कार्य किया, हम बहुत कृतज्ञ हो गए, यानी एक तरीके से हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं, बस यही है, ये शुद्ध वर्ण है। ठीक है, कृतज्ञ हो गए और खजाना देकर व्यक्त कर दिया। चित्र के ऊपर नागराज का दरबार, चित्र के ऊपर नागराज का दरबार, यानी जो चित्र है उसकी घटना का एक राज दरबार, यानी जो नागराज थे उनकी दरबार का भी चित्र बनाया गया। तो नागराज का दरबार और उसकी दाईं ओर वाराणसी का दरबार अंकित किया गया, और उसकी दाईं ओर वाराणसी का दरबार अंकित किया गया।
अब यहाँ तक की घटना को समझ लीजिए। देखिए, बोधिसत्व हैं, इन्होंने जन्म लिया एक नाग योनि में, और वो नाग योनि का नाम क्या था? चंपे जातक, यानी वो चंपे जातक नाम से नाग योनि में उन्होंने जन्म लिया। फिर वे मनुष्य के रूप में, उनको लगा कि हम यहाँ जन्म लेंगे, फिर हम यहाँ पर तप करेंगे, तप करके अपने आप को संतुष्ट करेंगे। जहाँ एक सपेरे के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया, वो तप नहीं कर पाए। जब वाराणसी के दरबार में, भाई सपेरों का काम होता है कि आर्थिक धन यानी धन प्राप्ति के लिए खेल दिखाने का काम करते थे, तो सपेरा खेल दिखा रहा था, तो चंपे की पत्नी ने प्रार्थना की राजा से कि सपेरे ने कि नाग को मुक्त कर दिया जाए, यानी उनके एक तरीके से पति को मुक्त कर दिया जाए, और राजा ने उन्हें मुक्त कराया, जिससे कि वो नाग यानी चंपे नागराज प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद वो अपने नागराज मतलब अपने लोग में ले गए, अपने राज दरबार में ले गए, जहाँ उन्होंने उनको बहुत आत्मसात किया, यानी उनका आदर सत्कार किया, और विपुल अपनी तरफ से धन देकर उन्हें विदा किया, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। ठीक है, इसके आगे की कहानी इसको हम मिटा रहे हैं, अभी ये कहानी है। ठीक, अब यहाँ तक पहुँच गए कि वाराणसी का भी चित्र अंकित है एक दीवार पर। उसके बाद सपेरा अपना तमाशा दिखा रहा है, सपेरा अपना तमाशा दिखा रहा है। ठीक है, सपेरा अपना तमाशा दिखा रहा। नाग पत्नी राजा से प्रार्थना कर रही है, नाग पत्नी राजा से प्रार्थना कर रही है। ठीक है, कर रही है, प्रार्थना कर रही है। नीचे नागलोक का दृश्य है, नीचे नागलोक का दृश्य अंकित है। ठीक है, कहानी कैसी? दृश्य अंकित है, जहाँ नाग राजा चंपे तथा वाराणसी की अनेक सुंदर दरबार की दासियाँ भारी सभा में दर्शाई गई हैं, और एक स्त्री दासी यानी फल का थाल लिए पीछे से एक छोटा लड़का हाथ डालकर चुपचाप कुछ उठा रहा है, ऐसा अंकन किया गया है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको समझ लीजिए। यानी जब नागलोक को दर्शा दिया गया नीचे की तरफ, तो उसमें दिखाया गया कि राजा को अनेक सुंदरियां एवं दरबारियों की भारी सभा है वहाँ पर उसी दृश्य में, और एक दासी फल का थाल लेकर खड़ी है, और जस्ट उसी के पीछे एक छोटा सा लड़का हाथ डालकर कुछ उठा रहा है या फल उठा रहा होगा, ऐसा दृश्य अंकित किया गया है। किसमें? इस चंपे जातक की कथा में। अब इसके बाद पढ़ेंगे बोधिसत्व पद्मपाणि। ये भी बहुत पूछा जाता है बोधिसत्व पद्मपाणि का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो याद रखिए गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि। ठीक, गुफा संख्या 1। इसमें दिखाया क्या गया है? इस गुफा में एक ईरानी, या ऐसा मान लीजिए इस गुफा में एक ईरानी दैत्य का चित्र है। इस गुफा में एक ईरानी दैत्य का चित्र है, मतलब ईरान से है, यहाँ का नहीं था। कुछ विद्वानों का मत है, अब विद्वान इसका विरोध कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये ईरानी दृश्य होगा। ठीक है, तो आगे की कहानी देखते हैं। तो कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का मत है कि यह कि तृतीय चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय की राज्यसभा का
पुलकेशियन, तृतीय, क्या फोन बहुत बज रहा है, पुलकेशियन, पुलकेशियन, ठीक है, यानी चालुक्य सम्राट, पुलकेशियन ही तो है, अच्छा पुलकेशियन हो गया, पुलकेशियन, ठीक है, अब सही है, पुलकेशियन द्वितीय की राज्यसभा, द्वितीय की राज्यसभा का दृश्य है। मतलब इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि ये हो सकता है कि पुलकेशियन द्वितीय राज्यसभा की आए हुए फारस के बादशाह, थोड़ा सा गलत हो गया, राज्यसभा में आए हुए, ठीक है, फारस के बादशाह कौन है, फारस के बादशाह या फारसी सम्राट कह लीजिए, तो खुसरू परवेज के राजदूत का चित्र है। खुसरू कौन सा है, खुबरू है कि खुसरू है, खुसरू, हाँ, खुसरू परवेज के राजदूत का दृश्य है। ये दृश्य थोड़ा ऐसा सजा वजा बना है, इसलिए लगता है कि ये राजदूत का दृश्य है, लेकिन इससे कुछ विद्वान असहमत हैं, लेकिन कुछ विद्वान इससे असहमत हैं। उनका मानना है कि नहीं, ये फारस के राजदूत का दृश्य नहीं है, ये गौतम बुद्ध का दृश्य है। अब आगे देखते हैं इसी में थोड़े दृश्य के बारे में, तो इसमें ऐसे यहीं से लिख लीजिए, जगह है, मालाओं से सुसज्जित यानी मालाओं से सजा हुआ, तथा एक हाथ में कमल पुष्प लिए हुए, यानी उन्होंने कमल पुष्प एक हाथ में ले रखा है, ठीक है, कमल पुष्प लिए हुए, पद्म पाणी के द्वार चित्र पर गुप्तकालीन विष्णु के पद्म पाणी के द्वार, ठीक है, पद्म पाणी के इस चित्र पर, ऐसे लिखिए, पद्म पाणी के इस चित्र पर, ठीक है, इस चित्र पर गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की छाप है। गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की छाप है। छाप यानी परछाई, ये भी माना जा सकता है, छाप है, ठीक है। पद्म पाणी बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध पद्म पाणी, ठीक है, पद्म पाणी बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध ठीक है, भगवान बुद्ध को दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंग मुद्रा में है। भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंग मुद्रा में है।
ठीक है। ये जो चित्र बना है, पहले तो इसमें विद्वानों का मतभेद था, ऐसा बताया। कुछ ने माना कि चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के राज्यसभा के आए हुए फारस के सम्राट, ठीक है, खुसरू परवेज के राजदूत का चित्र है। लेकिन जब उसकी सुसज्जा देखी गई, यानी कि मालाओं से सुसज्जित है और एक हाथ में कमल लिए हुए हैं, और पद्मपाणि के इस चित्र पे गुप्तकालीन विष्णु, जैसे गुप्त काल में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनी हैं, दिखाया गया है अभी, तो उनके व्यक्तित्व की छाप दिखती है। इस अनुसार इस चित्र को हम मान सकते हैं कि ये पद्मपाणि बुद्ध के चित्र हैं और भगवान बुद्ध का चित्र है, और इनकी आकृति को त्रिभंग मुद्रा, यानी तीनों तरफ से देखी जा सकती है, ऐसी मुद्रा में दिखाया गया है। और ये 5.9 फीट और 2.5 फीट के विस्तार, यानी पर्याप्त बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी मूर्ति ये बनी हुई है। ठीक है, ये था आपका बोधिसत्व पद्मपाणि। अब गुफा संख्या 1 में ही हम अगले क्लास में पढ़ेंगे मार विजय का दृश्य।